नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी व मालवा रंगमंच समिति का अध्यक्ष। संस्था द्वारा आज एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसका शीर्षक है वर्तमान समय और लोक कथाओं की प्रासंगिकता। इस पर एक परिचर्चा है। वक्ता शाम को अपने अपने विचार रखेंगे अलग अलग विषय पर, जैसा कि लोक कथाओं पर आधारित कई फिल्में बनी हैं, नाटक हुए हैं, चित्रकला बन रही हैं, आधुनिक कहानियाँ हैं। इस तरह से कई काम लोक कथाओं पर हो रहे हैं। आज हमने वरिष्ठ ललित निबंधकार एवं कला इतिहासकार नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी से निवेदन किया कि आप हमको कुछ भेज दीजिए, तो उन्होंने एक लेख भेजा है। बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी परख है और प्रेरणादायी है। शुरुआत में एक 4 लाइन बता रहा हूँ मैं आपको। लोक कथाओं का खजाना बहुत समृद्ध और सागर बहुत विराट है। लोक कथाएं यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी हुई हैं, मौजूद हैं। कोई समाज, कोई सभ्यता, कोई अंचल, कोई देश इससे वंचित नहीं है। यह प्रत्येक संस्कृति में प्रारंभ से आज तक अपना जीवंत अस्तित्व बनाए हुए हैं। यह हमेशा से महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व रही है। अनेक कलाएं इसकी ऋणी हैं, अनेक कलाएं इनकी ऋणी हैं। शिशु से वयोवृद्ध तक हर आयु वर्ग का मनोरंजन तो इन कथाओं से हुआ ही है। ये जीवन का पाठ पढ़ाने में भी अव्वल रही हैं। अब मैं वरिष्ठ साहित्यकार नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने जो लेख भेजा है उसका वाचन आपके सामने कर रहा हूँ। लोक कथा रंगों और रेखाओं में रूपांतरण की कथा। अर्थ सीमित होता है लेकिन व्यंजना अपरिमित होती है। एक शब्द लोक ऐसा ही है। इसका जन्म लोक धातु से हुआ है जिसका आशय देखने से है, लेकिन कालांतर में लोक का अर्थ संपूर्ण जनमानस हो गया और लोक कथा वो हो गई जो जनमानस की देन हो। इस तरह देखना, सुनने और कहने में बदल गया। लोक कथा भी जब घटी तब देखी गई होगी, लेकिन काल के साथ वो कहने में बदल गई और फिर वो यह कहना लिखने में बदला और ललित कलाओं के अंतर्गत शिल्पित होने और चित्रित होने में बदल गया, जिसके असंख्य उदाहरण हमारी शिल्प और चित्र परंपरा में हैं। सांची के तोरण द्वारा जो ईसा पूर्व की 2री सदी में बने पाषाणी शिल्प के भी सबसे पहले उदाहरण हैं, जिनमें बुद्ध की जातक कथाएं पत्थरों पर चित्रों की तरह उकेर दी गई। बाद के काल में भी इनका उत्कीर्ण विभिन्न कालखंडों में बहुत हुआ। चित्रांकन परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण अजंता की भित्तियों पर बने वे भित्ति चित्र हैं जो उन जातक कथाओं के आधार पर बने जो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित थी। ये चित्र ईसा पूर्व 2री सदी के शुंग वंश के काल से 6वीं सदी के वाकाटक काल तक बने। मुसलमानों के आगमन के पहले तक भित्तियों पर ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लोक कथाओं का अंकन हुआ। विशेष रूप से जैन कथाएं बहुत चित्रित हुई। मुसलमानों के काल में सचित्र लोक कथाएं बहुत कम चित्रित हुई क्योंकि इस्लाम में चित्रांकन निषिद्ध था। फिर भी लोधी काल में भागवत में वर्णित कृष्ण कथा, मृगावत और लोड चंद्रा जैसे कथा ग्रंथ सचित्र रूप से बने। मुगलों के समय में अकबर ने हमजानामा जैसे किस्से चित्रित करवाए। 15 वर्षों में हमजा चित्रावली बनी जिसका नाम था दस्ताने अमीर हमजा। इसके अधिकांश चित्र वियना संग्रहालय में हैं। अकबर ने पंचतंत्र, कथा सरिता सागर, महाभारत और शुक सप्तशती जैसे लोक कथा ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाकर उन्हें सचित्र रूप से बनवाया। इन्हें अनवार सुहेली, कलीला व दमना
रज्मनामा और तुतिनामा आदि नामों से जाना जाता है। बाद के काल में पहाड़ी और राजस्थान, मध्य भारत सहित समूचे देश के विभिन्न अंचलों में लोक कथाएँ विभिन्न शैलियों में चित्रित हुई। दतिया कलम में पुराण की कथाओं के अंकन हुए तो सुदूर बंगाल की कालीघाट शैली में स्थानीय अभिजात वर्ग की लोक कथाएँ चित्रित हुई। बाज बहादुर, रूपमती और सोहिनी महिवाल की कथाएं चित्रित हुई। भगवान श्री राम से जुड़ी कथाएं विशेष रूप से चित्रित हुई। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल को चित्रित किया गया। ओडिशा और बंगाल में खूब पट चित्र बने। जनजाति लोग ने अपनी जनजातीय शैलियों में अपने समाज की लोक कथाओं का अंकन किया। यदि राजस्थान में पापूजी की फड़ बनी तो अन्य सुदूर प्रदेशों में चित्रकाठी की परंपरा विकसित और प्रचलित हुई। चित्रकाठी का अर्थ ही चित्रों के माध्यम से कथा कहना है। 20वीं सदी में राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रों के माध्यम से लोक कथाओं को रचकर पूरे देश में चित्रांकन को प्रतिष्ठा दी। इस तरह देखना लोक की कथा बना, सुनना और कहना बना, फिर रंगों और रेखाओं में बंद कर देखना बन गया। यही देखना हमारी अनमोल धरोहर है।